ग्रीन आर्मी मूवमेंट, जहरीले वृक्ष को जड़ से उखाड़ना होगा। प्लास्टिक मनुष्यों के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुका है। इसका सबसे खतरनाक पहलू इसके सूक्ष्म कण माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, जो तेजी से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, हवा में तैरते हैं और पीने के पानी में मिल जाते हैं। परिणाम स्वरूप हम जो कुछ भी खा या पी रहे हैं वह हमें नुकसान पहुंचा रहा है। हवा में मौजूद प्लास्टिक के ये कण सांसों के जरिए आसानी से मानव शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये फेफड़ों, खून, स्तन, दूध और यहां तक कि भ्रूणों में भी पाए गए हैं। इससे न्यूरोलॉजिकल विकार, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, हृदय रोग आदि जैसी कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जलजीव भी लगातार प्लास्टिक कचरे का शिकार हो रहे हैं। प्लास्टिक प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 10 करोड़ जलीय जीव मर जाते हैं, यानी हर दिन लगभग 2,73,972 जलजीव प्लास्टिक प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं। इनमें समुद्री स्तनधारी, समुद्री कछुए, मछलियां, शार्क और समुद्री पक्षी शामिल हैं। जलीय जीवों के लिए प्लास्टिक प्रदूषण के 2 प्रमुख घातक कारण हैं। पहला, प्लास्टिक को भोजन समझकर निगलना। कई जानवर प्लास्टिक को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिससे उनके पाचन तंत्र में रुकावट आती है और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, प्लास्टिक में उलझ जाना। कई जीव प्लास्टिक के जाल या अन्य कचरे में उलझ जाते हैं, जिससे उनकी गति या सांस लेने की क्षमता बाधित होती है। इसके अलावा हम जो समुद्री मछली और अन्य खाद्य पदार्थ खाते हैं, उनसे भी अप्रत्यक्ष रूप से हमारे शरीर में प्लास्टिक के कण प्रवेश कर जाते हैं, जिससे गंभीर नुकसान होता है। पैक किए गए खाद्य पदार्थ भी इस समस्या के मुख्य कारणों में से एक हैं। सड़क किनारे या नालियों में पड़ी प्लास्टिक थैलियां और कैरी बैग बारिश का पानी इकट्ठा कर लेते हैं, जो एक मौन और घातक जाल बन जाता है। यह ठहरा हुआ पानी मच्छरों के प्रजनन के लिए आदर्श स्थान बन जाता है, जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि बीमारियां फैलाते हैं। साथ ही इस पानी में पनपने वाले बैक्टीरिया और फफूंदी बच्चों में त्वचा रोग, आंखों के संक्रमण और आंतों की बीमारियां फैला सकते हैं। अक्सर यही प्लास्टिक नालियों को जाम कर देता है, जिससे जलजमाव होता है और पर्यावरण में और प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा यह ठहरा हुआ पानी सड़ता है, दुर्गंध फैलाता है, जहरीली गैसें छोड़ता है और जानवरों व पक्षियों की मौत का कारण बनता है। जब प्लास्टिक कैरी बैग, पैकेट या पॉलीथीन जमीन पर फेंके जाते हैं, तो वे आसानी से विघटित नहीं होते और वर्षों तक जमीन में दबे रहते हैं। समय के साथ सूर्य की गर्मी और प्रकाश से वे सूक्ष्म कणों में टूट जाते हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इससे मिट्टी की प्राकृतिक जल धारण क्षमता घटती है, हवा का संचार रुकता है और लाभकारी बैक्टीरिया व कीड़ों की संख्या में कमी आती है। नतीजतन कृषि भूमि की उर्वरता घट जाती है, फसल उत्पादन कम हो जाता है और मिट्टी में विषैले तत्व जमा होने लगते हैं। कई बार बारिश के दौरान प्लास्टिक से निकले जहरीले रसायन जमीन में गहराई तक समा जाते हैं और भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं। इससे न केवल कृषि को नुकसान होता है, बल्कि खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ये विष मानव शरीर तक पहुंचते हैं और दीर्घकालिक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जब समुद्र तटों और पर्यटन स्थलों पर प्लास्टिक के पैकेट और पॉलीथीन बिखरे होते हैं, तो वे वातावरण की सुंदरता को खराब कर देते हैं और पर्यटकों की रुचि घटा देते हैं। इसका असर पर्यटन से जुड़े व्यवसायों जैसे होटल, दुकानें, परिवहन आदि पर पड़ता है। रोजगार के अवसर घटते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता है। एक ओर प्रकृति प्रदूषित होती है और दूसरी ओर लोगों की आजीविका संकट में पड़ जाती है। कचरा संग्रहकर्ता हर दिन प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा करते हैं। कचरा संग्रहकर्ता बिना दस्ताने, मास्क या किसी भी प्रकार की सुरक्षा के अपना कार्य करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें त्वचा रोगों, सांस संबंधी समस्याओं और विभिन्न संक्रमणों का खतरा बना रहता है। पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने के बावजूद समाज उन्हें नीची निगाह से देखता है। जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो यह डायोनेक्सिन, फ्यूरान, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जैसी अत्यंत विषैली गैसें उत्सर्जित करता है। ये गैसें न केवल वातावरण को प्रदूषित करती हैं, बल्कि वैश्विक ताप वृद्धि में भी योगदान देती है। विशेष रूप से
पीवीसी प्रकार की प्लास्टिक को जलाने से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलती है, जो वायुमंडलीय नमी के साथ मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देती है, जिससे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ता है। ये गैसें सीधे मानव फेफड़ों पर हमला करती हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है और अस्थमा जैसी पुरानी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसका असर विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों पर अधिक होता है। पौधे, जानवर और मिट्टी भी इस नुकसान के दीर्घकालिक शिकार होते हैं। इस प्रकार प्लास्टिक को जलाना एक मौन, अदृश्य विनाश है, जो आकाश, वायु और समस्त जीवों के लिए खतरा है। यूके की लीड्स यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध के अनुसार प्रतिदिन औसतन 57 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जो समुद्रों, नदियों और खुले क्षेत्रों जैसे नालियों आदि में फैल जाता है। अकेले भारत हर साल 12 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। इसका एक बड़ा हिस्सा, लगभग 66%, विकासशील और अविकसित देशों से आता है। कुछ साल पहले वैश्विक स्तर पर वार्षिक प्लास्टिक कचरा उत्पादन 44 मिलियन टन था, जो अब बढ़कर 1.2 बिलियन टन तक पहुंच गया है। इसमें से लगभग आधा हिस्सा सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है। 50,000 शहरों में किए गए सर्वे पर आधारित एक रिपोर्ट के अनुसार एकत्र किए गए शहरी कचरे में से केवल 10% ही पुनर्चक्रित किया जाता है, जबकि 38% को जला दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे का समुचित संग्रहण नहीं होता। इसे या तो ईंधन के रूप में जलाया जाता है या खुला छोड़ दिया जाता है। यह बिना एकत्रित किया गया कचरा मिट्टी, पानी और हवा को प्रदूषित करता है, जिससे पूरे पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। भारत अब प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करने में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच गया है, जबकि पहले यह स्थान चीन के पास था। हालांकि 2022 से चीन ने कई सकारात्मक कदम उठाए हैं और अब वह चौथे स्थान पर आ गया है। वर्तमान में नाइजीरिया और इंडोनेशिया क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस और ब्राजील जैसे देश भी प्लास्टिक प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) और अन्य सरकारी स्रोतों के अनुसार 2016 से 2021 तक देश के 5 प्रमुख प्लास्टिक कचरा उत्पादक राज्य। उसी वर्ष भारत ने यह घोषणा की थी कि वह 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त कर देगा। 19 प्रकार की सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इनमें प्लास्टिक की बोतलें, कप, चम्मच, स्ट्रॉ, पाउच, आइसक्रीम स्टिक, चाकू, बैनर, पोस्टर, फेस्टून और थर्मोकोल की प्लेटें और कटोरियां शामिल थीं। लेकिन आज भी ये सभी वस्तुएं पहले की तरह ही इस्तेमाल की जा रही हैं। मानो ये होड़ लग गई हो कि कौन पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों को और अधिक चुभने वाली तस्वीर बना सकता है। एक प्रतियोगिता की देखो मैं क्या कर सकता हूं। जब प्लास्टिक का प्रचलन नहीं था, तब लोग क्या उपयोग करते थे? सबसे आम और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प थे जूट और कपड़े के थैले। आजकल जब हम स्थानीय किराना दुकानों से चावल, दाल, आटा या मुरमुरा खरीदते हैं, तो वे प्लास्टिक की थैलियों में ही दिए जाते हैं। जबकि अखबारों की कोई कमी नहीं है, फिर भी कागज के कोनों का चलन अब नहीं के बराबर है। जो लोग पहले ऐसे कागजी पैकिंग से अपनी रोजी रोटी कमाते थे, उन्हें शायद अब दूसरे पेशों में जाना पड़ा होगा। भोजन परोसने के मामले में पहले केले के पत्ते और साल के पत्तों का व्यापक उपयोग होता था। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में बांस की टोकरी और ट्रे का इस्तेमाल होता है। अब हमें क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तकों, सोशल मीडिया और अखबारों के कारण हम सभी को प्लास्टिक के नुकसानों की कुछ हद तक जानकारी है, लेकिन केवल जानना ही पर्याप्त नहीं है, हमें दूसरों को भी बताना होगा। प्रशासन की सख्त निगरानी आवश्यक है। कपड़ा, कागज, झूठ, नारियल रेशा, साल पत्ता, केला पत्ता, केले के रेशे, गन्ने के बगास और जलकुंभी से बने उत्पादों जैसे विकल्पों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब तक अत्यावश्यक न हो, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए और जहां विकल्प मौजूद हैं, उनका ही उपयोग किया जाना चाहिए। लेकिन ये सिद्धांत अक्सर किताबों के पन्नों तक ही सीमित रह जाते हैं, लिखने में आकर्षक, लेकिन व्यवहार में दुर्लभ। सब कुछ सिर्फ स्याही और कागज में कैद, फ्रेम की गई तस्वीरों या सजावटी भाषा तक सिमटा हुआ है। प्रशासन अधिकांशतः उदासीन रहता है, कभी कभी ऊपर से दबाव आने पर थोड़ी बहुत कार्रवाई करता है,
कभी कभी किसी क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है या निगरानी कुछ समय के लिए कड़ी कर दी जाती है। ऐसे ही एक क्षेत्र में एक बैनर लगा था, प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र, लेकिन उसके ठीक नीचे कई प्लास्टिक कचरे के टुकड़े बिखरे थे। यह कोई अपवाद नहीं था, चारों ओर प्लास्टिक फैला था, मानो उस घोषणा का मजाक उड़ा रहा हो। यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक प्रयास था, चेहरे की शोभा के लिए, फोटो खिंचवाने लायक। हम में से कितने लोग मछली या मांस खरीदते समय अपना टिफिन या डिब्बा लेकर जाते हैं? ज्यादातर लोग तो इसकी जहमत ही नहीं उठाते। जो खुद को जागरूक मानते हैं, उनमें से भी बहुत कम लोग वास्तव में वही करते हैं जो वे कहते हैं। वही मंत्री और अधिकारी जो कानून पास करते हैं, अक्सर बैठकों और रैलियों में प्लास्टिक के कंटेनरों में खाना प्राप्त करते हैं, प्लास्टिक के चम्मच कांटे के साथ। राजनीतिक बैनर और विज्ञापन हर जगह बिखरे रहते हैं। पहले दृश्य प्रदूषण फैलाते हैं, फिर पर्यावरण प्रदूषण। उन पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए भोजन, स्वास्थ्य या शिक्षा में कहीं बेहतर उपयोग किए जा सकते थे। कल्पना कीजिए कि किसी किंगफिशर या बिल्ली को मछली बांटने का जिम्मा दिया जाए। वे बांटेंगी नहीं, सब खुद ही खा जाएंगी। अब सोचिए, अगर शराब की दुकानें बड़े पैमाने पर इस संदेश के साथ खोल दी जाए कि संतुलन में पिएं, या सिगरेट के पैकेट पर फेफड़ों की डरावनी तस्वीरें छापी जाएं, क्या ऐसे चेतावनी संदेश वास्तव में लत को कम कर पाते हैं? हर कोई जानता है कि तंबाकू कैंसर का कारण है, फिर भी उसका इस्तेमाल जारी है। ये विरोधाभास दर्शाते हैं कि जब आप जिस व्यवहार को रोकना चाहते हैं, उसे ही सुविधा देते हैं, तो जागरूकता फैलाना बेकार साबित होता है। यह वैसा ही है जैसे कहा जाए, प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन बढ़ाएं, लेकिन लोगों से कहें कि इनका इस्तेमाल कम करें। यह अपने आप में एक विरोधाभास है। आप दो विपरीत रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते। हम सभी जानते हैं कि चोरी हर धर्म में पाप मानी जाती है और कानूनन अपराध है, फिर भी चोरी होती है। उसी तरह जब तक प्लास्टिक की थैलियों का उत्पादन जारी रहेगा, प्रदूषण भी चलता रहेगा। तो फिर समाधान क्या है? यह स्थिति एक नशेड़ी व्यक्ति जैसी है। अगर अचानक उससे नशा छीन लिया जाए तो उसे शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। हमारा समाज भी प्लास्टिक का आदी हो गया है। अचानक बैन लगाने से असुविधा और विरोध होगा, इसलिए धीरे धीरे बदलाव जरूरी है। जैसे नशे की लत छुड़ाने के लिए धीरे धीरे डोज कम की जाती है और थेरेपी दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति सप्ताह में 10 प्लास्टिक की थैलियां उपयोग करता है, तो अगले सप्ताह उसे 8 पर लाना चाहिए, फिर 6, और इसी तरह कम करते हुए कपड़े या जूट के बैग का उपयोग बढ़ाना चाहिए। जैसे व्यक्ति की आदतें धीरे धीरे बदलती हैं, वैसे ही समाज की आदतों में भी क्रमिक परिवर्तन आवश्यक है। पंखा, फ्रिज या ऐसी जैसे उत्पादों को ट्रांसपोर्ट करते समय अक्सर थर्मोकोल या मोटे प्लास्टिक के पैडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों न इनकी जगह भूसा या रिसाइकल किए गए कागज के गूदे जैसे पर्यावरण के अनुकूल विकल्प अपनाए जाएं? लेकिन यह बदलाव आसान नहीं होगा। इसमें आर्थिक और सामाजिक बाधाएं हैं। एक कड़वी सच्चाई यह है कि करोड़ों लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्लास्टिक उद्योग पर निर्भर हैं। अगर यह उद्योग अचानक बंद कर दिया गया तो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी होगी। इसलिए हमें टिकाऊ विकल्पों की आवश्यकता है। यहीं पर आता है बंगाल की विरासत, सोने जैसा रेशा झूठ। आज के समय में झूठ किसान बहुत कम कमाते हैं। उनकी मेहनत का उचित मोल नहीं मिलता। बंटाईदारों की हालत तो और भी खराब है। कई झूठ मिले मांग और कीमतों में गिरावट के कारण बंद हो चुकी है। लेकिन झूठ के थैले, कपड़े के बैग और टिफिन बॉक्स आज के सबसे स्वीकार्य और पर्यावरण अनुकूल विकल्प हो सकते हैं। अगर सरकार बंद पड़ी पुरानी झूठ मिलों को पुनर्जीवित करे तो झूठ की मांग बढ़ेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे। झूठ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP घोषित किया जाना चाहिए। झूठ उत्पादों पर सब्सिडी और टैक्स में छूट दी जानी चाहिए ताकि ये आम लोगों के लिए सस्ते हों। साथ ही प्लास्टिक उद्योग में नौकरी गंवाने वालों को फिर से प्रशिक्षण देकर झूठ क्षेत्र में लगाया जाए। इससे कई मोर्चों पर जीत मिलेगी। 1. प्लास्टिक उद्योग धीरे धीरे समाप्त होगा। 2. बेरोजगार लोगों को फिर से रोजगार मिलेगा। 3. किसान और मिल मजदूर बेहतर कमाई करेंगे। और 4. पर्यावरण को राहत मिलेगी। अगर हम सही योजना बनाएं तो आजीविकाएं नष्ट नहीं होंगी। झूठ किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। बंद पड़ी झूठ मिले फिर से चालू की जा सकती है। रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे
और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारा पर्यावरण प्लास्टिक प्रदूषण के राक्षसी खतरे से बच सकेगा। एक व्यावहारिक समाधान यह हो सकता है कि पॉलीथीन बैग पर पाप कर सिन टैक्स लगाया जाए। इनकी कीमत इतनी बढ़ा दी जाए कि लोग स्वाभाविक रूप से जूट या कपड़े के थैले अपनाएं। उदाहरण के लिए, अगर प्लास्टिक बैग 10 रुपए का हो तो जूट बैग 5 रुपए का होना चाहिए, ताकि पर्यावरण अनुकूल विकल्प सस्ता और सुलभ हो। लोग केवल जागरूकता से आदतें नहीं बदलते, वे तब बदलते हैं जब मजबूरी या सुविधा हो। इसलिए यह जरूरी है कि विकल्प न केवल उपलब्ध हों, बल्कि व्यवहारिक भी हों। इतिहास कई बड़ी और स्पष्ट तबाहियों का गवाह रहा है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, परमाणु बम गिरना, भारत की स्वतंत्रता संग्राम, इन घटनाओं में लाखों लोगों की जान गई और वे इतिहास में दर्ज हैं। लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण से हो रही मौतें खामोश हैं, फिर भी कहीं अधिक खतरनाक। यह अखबारों की सुर्खियां नहीं बनता, लेकिन धीरे धीरे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य छीन रहा है। यह आधुनिक जहरीला पेड़ प्लास्टिक अब हमारी मिट्टी, पानी, हवा, शरीर और यहां तक कि भ्रूणों तक में फैल चुका है। यह सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। पिघलते ग्लेशियर, बढ़ता समुद्र स्तर, तेज होते चक्रवात, सूखा और बाढ़, ये सब प्राकृतिक आपदाएं अब और तीव्र हो रही हैं। कानून, अभियान और जागरूकता की पहलें थोड़ी राहत जरूर देती है, लेकिन जब तक समस्या की जड़ पर प्रहार न हो, तब तक स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। जैसे लोग हैकरों से पैसे गंवाते हैं या फर्जी निवेश योजनाओं का शिकार होते हैं, हालांकि जागरूकता फैली हुई है, वैसे ही केवल जागरूकता से प्लास्टिक का उपयोग खत्म नहीं होगा। इसीलिए अंततः हमारा लक्ष्य होना चाहिए प्लास्टिक कैरी बैग का उत्पादन पूरी तरह से बंद करना। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगर भारत अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो सकता है, अगर राजनेता धर्म को राजनीतिक औजार बनाना, वोट बैंक की राजनीति और झूठे वादों का जाल छोड़कर सच्चे बदलाव की राह पर चलें, और अगर हम नागरिक भी जागरूकता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े हों, तभी हम सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ इस लड़ाई में सच्ची सफलता पा सकते हैं। आने वाली पीढ़ियों को एक जीने योग्य सुंदर धरती उपहार में देने के लिए केवल इस जहरीले पेड़ के फलों, प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित करना या इसकी शाखाएं काट देना पर्याप्त नहीं है। हमें इसे जड़ से उखाड़ फेंकना होगा, वरना शाखाएं फिर उगेंगी और झड़ दोबारा हमारे चारों ओर फैल जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का उत्पादन पूरी तरह से बंद होना चाहिए। तभी हम अगली पीढ़ी के लिए एक नया सवेरा छोड़ पाएंगे, जहां आकाश में एक सफेद पक्षी अपनी चोंच में एक कोमल हरी पत्ती लिए उड़ता है और एक छोटा मगर सुंदर और शांतिपूर्ण घोंसला बनाता है, आशा और पुनर्निर्माण का प्रतीक।